हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 26। तो क्या डेट है? 18 जनवरी 2021। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 26 यानी 26। क्या डेट है? 18 जनवरी 2021। ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब इनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। फिर नेक्स्ट देखो, मनसबदार क्या है? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन तथा थर्ड सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे। उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तरकीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो यहाँ पर है, अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अंग्रेज यानी जो औरंगजेब था, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन्हीं परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो बेटा देखो, ये आज के हमारे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? प्रश्न नंबर 2, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? प्रश्न नंबर 3, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवाल क्या दिखाता था? तो देखते हैं बेटा इसके उत्तर क्या होगा।
तो बेटा ये देखो, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। मनसबदार अपना वेतन जागीर से प्राप्त हुए राजस्व से लेते थे, उनकी आय का स्रोत क्या था? जागीर ही था। फिर ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, देखो हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है? मुगलों का साम्राज्य बड़ा होने पर मुगलों को एक विस्तृत साम्राज्य शासन चलाने के लिए और समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य बैठाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदार उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण थी। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है? ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बेटा जात। यहाँ पर जात त एक मनसबदार के पद और वेतन का घटक था। तो सवार से सैनिकों की संख्या का संबंध था। एक सैन्य सैनिक को एक सवार माना जाता था। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हम अपने उत्तर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।